फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 4 गद्य तथा चंपू काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंपू काव्य की उत्पत्ति और विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। गद्य तथा चंपू काव्य में चंपू काव्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गद्य एवं पद अपने अलग अलग वैशिष्ट्यों से युक्त हुआ करते हैं। जब इन दोनों ही काव्य शैलियों का एक विशिष्टतम रूप एकत्र संगम होता है तो उन दोनों की विच्छित्तियां ही मिलकर एक तीसरी विच्छित्ति के रूप में आस्वादित होने लगती है। यह मिश्रण वृत्तगंधी गद्य, जिसमें गद्य के शरीर में ही बीच बीच में वृत्तों के अंश समन्वित होकर पद को ही एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं, पद से सर्वदा भिन्न होता है। इसमें वृत्तों के भाग नहीं अपितु संपूर्ण वृत्त ही गद्य के बीच बीच में आते हैं, अर्थात इसमें पद और गद्य दोनों का अस्तित्व अलग अलग देखा जा सकता है। अतः यह गद्य का कोई प्रकार विशेष न हो करके गद्य पदयोभय मिश्र एक काव्य विशेष हुआ करता है। इसमें गद्य का गौरव पदों के लयात्मक सौंदर्य से समवेत होकर एक अलग छटा को धारण कर लेता है। हरिदास भट्टाचार्य ने एक अलग निर्वचन के माध्यम से चंपू के वैशिष्ट्य को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। इनके अनुसार चंपू में शब्दगत चमत्कार तथा अर्थगत प्रसाद होना चाहिए। चंपू शब्द चुरादी गण के गत्य थर्क चपी यानी चंप धातु से औणादिक उन प्रत्यय करने के अनंतर उड़ आदेश से निष्पन्न होता है। वस्तुतः चंपू काव्य अपनी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण अलग से पहचान बनाते हैं। गद्य पद मिश्रित रचना की प्रवृत्ति वैदिक वाड्मय से ही परिलक्षित होने लगती है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ एवं मैत्रायणी तीनों संहिताओं में अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण और हरिश्चंद्रोपाख्यान, कठकेन, श्वेताश्वर, मुंडक आदि उपनिषदों में भी गद्य पदों भयात्मक वाड्मय का प्राचीन रूप देखा जा सकता है। वैदिक साहित्य के पश्चात महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी गद्य पद का मिश्रण प्राप्त होता है। इसके पश्चात बौद्ध जातक कथाओं में हमें चंपू शैली का प्रयोग मिलता है। इनमें उल्लेखनीय है हितोपदेश और बेताल पंच विसंतिका एवं सिंहासन द्वात्रिशिका आदि नीतिपरक उपदेश प्रद कथाएं भी गद्य पद की मिश्रित शैली में ही लिखी गई है। जहां तक शिलालेखों का प्रश्न है, वहां तो चतुर्थ शताब्दी से लेकर बाद तक के शिलालेखों में गद्य पदमयी उक्त काव्य विद्या का प्रयोग किया गया है। दंडी द्वारा प्रणीत काव्य दर्श में पहली बार इसके शास्त्रीय विमर्श का दर्शन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि दंडी से पूर्व एक स्वतंत्र विद्या के रूप में चंपू साहित्य अस्तित्व में आ चुका था। आगे चलकर हेमचंद्र ने चंपू को अधिक समर्थ लक्षण के अनुशासन किया। रामायण चंपू के रचयिता भोज ने चंपू काव्य में गद्य पद की मिश्रित शैली से मिलने वाले आनंद की तुलना वाद एवं गीत के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई माधुर्य से की है। आचार्य विश्वनाथ ने भी गद्य और पद मिश्रित रचना को चंपू कहा है। संप्रति त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू ही हमारे प्राचीनतम चंपू काव्य हैं। पुनश्च कवि के अप्रतिम कौशल के चलते वह प्रस्तुत विद्या के एक मानक के रूप में स्थापित हो जाता है। अतः अपने आदर्श रूप में इस काव्य विद्या का आरंभ उसी से माना जाता है। इसके अनंतर ईसा की 15वीं शताब्दी कपित अन्य उल्लेखनीय चंपू कृतियां हमारे सामने आती है। यशस्वी तिलक चंपू, रामायण चंपू, भोज प्रबंध, उदय सुंदरी और गुरुदेव चंपू तथा
अनंत भट्ट कृत भारत चंपू एवं भगवत चंपू इत्यादि। पुनः 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकाल चंपू काव्यों के प्रणयन की दृष्टि से अत्यंत उर्वर रहा है। इसी समय सर्वाधिक चंपू काव्यों की रचना हुई। वैसे चंपू काव्य का लेखन वर्तमान युग में भी प्रवर्तमान है। सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक चंपू काव्य की आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन में डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी ने उपलब्ध प्रकाशित एवं अप्रकाशित 245 चंपू काव्यों का उल्लेख किया है, परंतु चंपू काव्यों की रचना इसके अनंतर भी होती रही है, अतः संख्या आज और भी अधिक हो गई है। चंपू काव्यों को उनके कथा स्रोत के आधार पर अधोलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है रामायण मूलक चंपू काव्य, दूसरा है महाभारत मूलक चंपू काव्य, तीसरा है पुराण मूलक चंपू काव्य, चौथा है जैन आख्यान मूलक चंपू काव्य, पांचवा है महापुरुष चरित मूलक चंपू काव्य, छठा है यात्रा मूलक चंपू काव्य, सातवां है दर्शन मूलक चंपू काव्य, आठवां है कल्पना मूलक चंपू काव्य, नौवां है अन्य मूलक चंपू काव्य। इस प्रकार संस्कृत में चंपू काव्यों की परंपरा न केवल काल की दृष्टि से अत्यंत विस्तीर्ण है, अपितु अपने कथा स्रोतों की दृष्टि से भी एक अत्यंत विशाल एवं वैविध्यमय फलक का आलंबन करती है। इसमें जहां का उत्कृष्ट वैभव दिखाई देता है, वहीं यह परंपरा चंपू काव्यों की संख्या दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने गद्य तथा चंपू काव्य में चंपू काव्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।